सभी को जय हिंद। जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सभी को गुड मेरी इवनिंग वॉइस सर। आ ये रही है? सर आ रही है आवाज। जी सर आ रही है। आ रही, चलिए। स्निग्धा जी, दीपाली जी, प्रिया जी, शिवांगी सिंह, सैलवी वर्मा, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है अपने ई शिक्षा समाज यूट्यूब चैनल में, और जो कि एक मंच भी है। सभी के विचारों को एक साथ लाकर संजोकर एक दूसरे के भावों को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। एक दूसरे की थिंकिंग थॉट्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम अप्लाई करें, इन सब चीजों को लेकर ही यह चैनल बनाया गया है। और इसमें जितने लोग भी जूम पर जुड़े हैं, उन लोगों वो लोग भी इसका पूरी भरपूर तरीके से अपना एलिमेंट्स को, अपने तत्वों को ले रहे हैं कि जो इफेक्टिव चीजें हैं उनको वो चीज मिल रही है यहाँ से में भी। और यहाँ आज हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग ने कंसेप्ट बिल्डिंग के अकॉर्डिंग यूजीसी, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी किसी का भी हो, सभी का सिलेबस हम लोगों ने मुख्य रूप से पहले नेट के अकॉर्डिंग कंसेप्ट बिल्डिंग में पूरे यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस यूनिट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे पढ़ना है, कौन से ट्रिक्स आते हैं, उन सब चीजों को लेकर आए हैं। आज जो कि हम लेकर आए हैं, जनरल पेपर है आपका। ठीक, जनरल पेपर है आपका। जनरल पेपर में जो कि सभी के लिए कॉमन आता है, कॉमन पेपर आता है। इसमें कुल मिला के टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट वे रोल करते हैं, जिसमें आज पेपर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर 1 के जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सभी लोग तैयार हैं? बताएं। सर पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, पेपर 1 डिस्कस करने जी जा रहे हैं। सर। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगी, जो कि आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको फर्स्ट पेपर में ज्यादा मेहनत करने की तैयारी, ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में ही आपको इतना चीजें पढ़ा दी जाएंगी कि आपका फर्स्ट पेपर वहां ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सी भी चीजें बताएंगी, क्या क्या चीजें कवर होंगी। रिसर्च के पॉइंट्स हम लोग के कवर हो जाएंगे। हायर एजुकेशन की चीजें हैं, वो बहुत सी चीजें कवर हो जाएंगी। मतलब कुल मिला के जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास अपनी डीप में, तो उसमें आपको फर्स्ट जो सब्जेक्ट में हम पढ़ाएंगे वो फर्स्ट पेपर में भी है, तो बहुत सी चीजें आपको सब्जेक्ट में ही मिलने वाली हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं ना। तो यहाँ पर इसको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों का रूटीन जो है रहता है कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप लेते हैं ना हम लोग। तो चलिए, आज वार्म अप के लिए सभी लोग तैयार हैं? क्वेश्चन पूछे जाए, बताएं। वार्म अप के लिए सभी लोग तैयार हैं ना? हाँ सर। मुझे लगता है कि सभी लोग तैयार होंगे वार्म अप के लिए ना। चलिए, अब आज देखते हैं हम पहला क्वेश्चन किससे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रिया जी से। ठीक, प्रिया जी से तैयार है प्रिया जी? सर 3rd या 4th पे रख दीजिए ना। एक्चुअली 2 लोग आए हुए हैं, बस उसी में बिजी हूँ। थोड़ा होस्ट भी कर रही हूँ, क्लास भी चल रही, बड़ी फजीयत है। अच्छा, ठीक चलिए है ना। दीपाली जी फिर बताएंगी। तो लोग दीपाली जी तैयार है? दीपाली जी बताने के लिए जी बोले। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो जी सबसे सर। पहले हम लोग यूनिट 10, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने यूनिट 10 को डिस्कस किया था कि यूनिट 10 के सिलेबस में क्या है। तो वहां पे एक आया था, हम लोगों के लिए आया था एनपीडी। क्या आया था? एनपीडी। तो इसका फुल फॉर्म बताना और किस सन में ये बना था ये बताना है। पूछ लीजिए सर, खाली हो गई। हाँ हाँ, दीपाली जी के बाद आपका नंबर। बताएं दीपाली जी, इसमें सर एनपीडी। जरा मुंह खाली करके आ जाए। सर 1 मिनट आ रहे हैं फिर। चलिए, तब से बताएं प्रिया जी, सॉरी, बताइए। पूछ लीजिए। हेलो हाँ बोलिए। सर। एनपीडी नेशनल पॉलिसी ऑफ डिजेबिलिटी 2006 में आया था। 2006 में आया था। स्निग्धा जी ने बताया 2006 में आया था। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद बताएंगे, इसी में स्निग्धा जी ही एक कदम और आगे बढ़ के हम लोग को बताएंगी कि यूएन, क्या UNCRPD, इसकी स्थापना कब होती है? बताएं। स्निग्धा जी ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा अभी। सर हाँ बोले। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ
the right of person with disability 2005. बताइए। और ये इस क्वेश्चन का आंसर जो किसी और को पता है, बताए। 13 दिसंबर 2006 को। हाँ, 13 दिसंबर 2006 को। ठीक है, अब यहाँ सैलवी वर्मा बताएंगी हमको कि भारत में ये कब आया था। भारत में इसकी बात कब हम लोग करते हैं, बताएं सैलवी वर्मा। जी सर, भारत में आया था 23 फरवरी 2008 में आया था। 23 फेब 2008 में इसकी बात हम लोगों ने भारत में करी थी। क्लियर, ये सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीजें हम लोग ने वेरी कर लिया, डिस्कस कर लिया इतनी चीजें। तो यहाँ पर यही दो चीजें होती जो हम लोग को याद नहीं रहती सबसे ज्यादा, और एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी और सब चीजें तो याद रहती हैं। अब मुझे बताएंगे शिवानगी सिंह जी, जुड़ी है। अब बताइए कि 1992 में हम लोगों ने दो पॉलिसीज पढ़ी थी। अब दो पॉलिसी कौन सी थी, दोनों पॉलिसीज के नाम बताएं। मैं बताऊंगी। नई शिक्षा नीति की संशोधित जो आई थी वो 1992 में आई थी। POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, दूसरी प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं उसको जी। दूसरा और एक तो RCS। मुझे बताना सर, किसी और को। स्निग्धा जो शिवानगी सिंह जी को बताना है। बताएं वो दूसरा कौन सा था जो 1992 में बना था। सर एनपी करके आया था ना। एनपी तो 1986 में आया था। सॉरी सर। चलिए स्निग्धा आप बताएं। स्निग्धा जी आप बताइए। जी सर। 1992 में एक POA आया था, और दूसरा कौन सी पॉलिसी आई थी, पॉलिसी या कमेटी कौन सी बनी थी। काउंसिल ऑफ इंडिया रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, RCI जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम लोग के माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि इनमें कैसी क्या क्या चीजें हैं, कि इतनी चीजें तो हम लोग को याद हो जाएंगी। SSA भी यहाँ पर आता है, तो जहाँ पर जीरो रिजेक्शन पॉलिसी आती है ना, तो SSA में हम लोग बात करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये किया था, इससे रिलेटेड हम लोगों ने चीजें बात डिस्कस करी थी वहां पर। सभी को क्लियर ना इतनी चीजें। अब यहाँ पर हमको दीपाली जी बताएंगे। अब दीपाली जी का नंबर है। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, इन तीनों के बारे में एक लाइन में बताना है। सर इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे बाय बर्थ होती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस है, कोई बच्चा पैदा हुआ उसको ब्लाइंडनेस है। फिर जो दूसरा होता है डिसेबिलिटी, उसके कारण वो अपनी फंक्शनल कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। मतलब जो साइकोलॉजिकल, वो तो बायोलॉजिकल हो गई, और सर ये साइकोलॉजिकल हो गई क्योंकि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में बाधा हो रही है। फिर तीसरी वाली होती है वो नॉर्मल और बच्चों के साथ अपनी लाइफ नहीं जी पाता, इसलिए वो तीसरी वाले में चला जाता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये समझ में नहीं आता है कि हैंडीकैप और डिसेबिलिटी में क्या रिलेशन है। हैंडीकैप्ड और डिसेबिलिटी में, हाँ, क्योंकि सर मतलब सर किस तरह का रिलेशन है बताइए। ये तो जो चीज होती है साइकोलॉजिकल होती है, वो मतलब सोसाइटी से रिलेटेड होती है, जिसके कारण सामाजिक एक्टिविटी नहीं कर पाता है, ये रिलेशन होता है सर। किसी को पता है डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या रिलेशन है। हाँ, जैसे सर डिसेबिलिटी होती है कोई भी प्रॉब्लम उसकी जो पहले थी अब वो बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे में पर्टिकुलर काम को नहीं कर पा रहा है। लेकिन हैंडीकैप तब कहेंगे जब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी न कर पाने की वजह से खुद में इंफीरियर फील कर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यही दोनों में संबंध है कि डिसेबिलिटी में वो पर्टिकुलर एक्टिविटी तो नहीं कर पाता, लेकिन उसकी वजह से जो उसको बायसनेस या और सब चीजें झेलना पड़ता है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाता है, तो उसको हम हैंडीकैप की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये इन दोनों में संबंध हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं भी यहाँ पर सभी को थोड़ा ओवरव्यू सबका मिल गया होगा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कितनी चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, भले ही हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, लेकिन सिलेबस के अंदर जो भी चीजें होती है उनका भी थोड़ा ओवरव्यू हम लोग ले चुके हैं।
तो हम लोगों को कोई भी चीज नया नहीं लगने वाला कि एक न्यू चीजें हम पढ़े, ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। हम लोगों को ये लगे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा अब इसको डीप में पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट में। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट में सबसे पहले आपको हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक, यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट मुख्य रूप से क्या आता है, यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे। तो जब कभी हम लोग पहला देखते हैं तो पहला हम लोग का चैप्टर जो पढ़ता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। क्या आता है? टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है हमारा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ने क्या है, मैंने बताया था जब कभी कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को उसको क्या पढ़ने पड़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ना होगा। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने होंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें एक चीज और हम लोगों को पढ़नी है, लेवल्स ऑफ, क्या पढ़ना है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक, लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब याद रखिए यहाँ पर कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है कि टीचिंग होती क्या है, शिक्षण होती क्या है, शिक्षण की अवधारणा कहां से आई, इस शिक्षा और शिक्षण में क्या संबंध है, क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसके एम्स को जानेंगे कि हम लोग टीचिंग क्यों करते हैं, टीचिंग के बारे में क्यों करते हैं। फिर इसके आता है लेवल्स। ठीक है, लेवल्स आता है, लेवल को भी हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से? मेमोरी लेवल में, मेमोरी लेवल है सर, अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। अब आप बताइए ये तीनों लेवल आपको सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आप बताओ। पढ़ने को मिलते हैं। ये यूनिट किस यूनिट में मिलता है? यूनिट 7 में मिलता है ना हम लोगों को पढ़ने में। यूनिट 7 में ये पूरी की पूरी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। क्रिटिकल पेडागोजी, हाँ, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। क्लियर है? यहाँ पर इसके विशेषताएं भी हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो कुल मिला के टीचिंग क्या पढ़नी है, टीचिंग से रिलेटेड क्या कंसेप्ट होते हैं इसको हम लोग जानेंगे। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, इनके पर्पस को जानेंगे कि इनके पर्पस क्या होते हैं, कि पर्पस इसका कुल मिला के टीचिंग एप्टीट्यूड का पर्पस होता है कि स्टूडेंट के अंदर होल पर्टिकुलर वे में उसका डेवलपमेंट करना है। उसमें कुल मिला के संपूर्ण जो है विकास करने की बात जो करते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में तो ये था। दूसरे पॉइंट में हम लोगों में दिया है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब शिक्षार्थी की विशेषताएं। क्या दिया है? शिक्षार्थी की विशेषताएं। ठीक, शिक्षार्थी की विशेषताएं, ठीक, शिक्षार्थी की विशेषताएं जो हम लोग बात करेंगे, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि विशेषताएं तो पढ़ रहे हैं, अब इन्होंने विशेषताओं के साथ साथ एक अलग चीजें जोड़ दी। क्या चीजें जोड़ी? आपकी जोड़ी है एडोलसेंट। क्या हुई? एडोलसेंट जोड़ा है ना। क्या जोड़ा आपका? एडोलसेंट जोड़ा है। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? एडोलसेंट जोड़ा है आपका। एडोलसेंट के साथ साथ और क्या जोड़ा? एडल्ट जोड़ा है आपका, एंड एडल्ट जोड़ा है। तो ये 2 पॉइंट जोड़े हैं हम लोग का। ठीक है, हम लोगों में ये 2 जोड़े हैं। तो एडोलसेंट मींस क्या होता है? किशोर होता है। ठीक, और एडल्ट मींस होता है वयस्क होता है। सर ये भी तो 7th ही है एंड्रोगॉगी। हाँ, हम लोगों ने एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, अब आप खुद ही आप जान सकते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा एजुकेशन सब्जेक्ट ही तो इसमें डाला हुआ है, कुछ अलग से कुछ थोड़ी पढ़ना है। इसी के अंदर अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? एकेडमिक पढ़नी है, एकेडमिक पढ़ना है। एकेडमिक के बाद सोशल पढ़ना है, सोशल के साथ साथ इसमें इमोशनल पढ़ना है,
इमोशनल पढ़ना है, इमोशनल के साथ साथ कॉग्निटिव पढ़ना है आपको। कॉग्निटिव पढ़नी मतलब कि कुल मिला के इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी और ये दोनों चीजें मिलाकर यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यूनिट 7 में जो आपको दिया है वो यहाँ पर आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, वही मैटर पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फिर इसमें कहता है कि एकेडमिक क्या होती है, एकेडमिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए बच्चे के अंदर, सोशल बिहेवियर उसका कैसा होना चाहिए, इमोशनल बिहेवियर भावात्मक रूप से बालक को कैसे हम ट्रीट करें क्लास में। फिर इसमें कॉग्निटिव संज्ञानात्मक रूप से हम बालक को उसकी कक्षा में कैसे उसकी प्रतिभा को निकालने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। इन सब चीजों को हमें पढ़ना होगा। जब इन सब चीजों को पढ़ना होगा तो इसके साथ साथ इसमें और हमें क्या देखना होगा, देखते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ रही कि हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है कि यहाँ पर हम लोगों को साइकोलॉजी पढ़नी है। कुल मिला के एंड्रोगॉगी हम लोग पढ़ेंगे। एंड्रोगॉगी में जितने भी ना फ्लैंडर्स है, फ्लैंडर्स में रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, जितनी भी चीजें दी रखी हैं सब चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में हम लोग कितनी चीजें पढ़नी। फिर यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी में सोशल वाले जितने होते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। इमोशनल वाले में जो आपके नाम आते हैं गार्डनर के, वो पढ़ना है। कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक जितने भी साइकोलॉजिस्ट आते हैं सभी साइकोलॉजिस्ट को यहाँ पर पढ़ना है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी यूनिट, देखिए ये यूनिट 7 में चला जाता है, ठीक, और ये यूनिट आपका 3 में चला जाता है। अब देखिए यूनिट 7 यहाँ आप पढ़ लेंगे, यूनिट 3 आपको यहाँ पर इसको पढ़ने को मिल जाएगी। मतलब कि आपको सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट पेपर में काफी कम चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपकी दोनों चीजें एक साथ ही कंप्लीट होने वाली है इन सभी कक्षाओं में। क्लियर है। फिर इसके क्या आता है, फैक्टर्स। फिर इसमें क्या आता है, फैक्टर आते हैं। ठीक, फैक्टर्स में क्या पढ़ना है, फैक्टर में अफेक्टिंग टीचिंग क्या पढ़नी है, अफेक्टिंग टीचिंग। अब अफेक्टिंग टीचिंग के लिए मुख्य रूप से इन्होंने क्या बोला है, देखिए अफेक्टिंग टीचिंग में क्या क्या पूछ रहा है आपसे। अफेक्टिंग टीचिंग में कह रहा है कि यहाँ पर टीचर पढ़ना है, ठीक, लर्नर पढ़ना है, आपको लर्नर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, फिर सपोर्ट मटेरियल पढ़ना है, सपोर्ट मटेरियल पढ़ना है, ठीक, सपोर्ट मटेरियल पढ़ना है। इसके बाद फैसिलिटीज पढ़नी है। फिर इसका लर्निंग इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक, लर्निंग इन्वायरमेंट पढ़ना है। जब इतनी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि बालक को कैसे प्रभावित किया, बालक को कौन कौन से तत्व प्रभावित करे जाते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के पूरी की पूरी फिलॉसफी आपको पढ़नी पड़ेगी। याद रखिएगा पूरी की पूरी फिलॉसफी पढ़नी। फिलॉसफी में भी आपको क्या पढ़ना है ये भी हम आपको बता दें। आपको फिलॉसफी में आदर्शवाद, जिसको आइडियलिज्म बोलते हैं, आइडियलिज्म पढ़ना है, ठीक, आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म पढ़ना है, ठीक, रियलिज्म के बाद प्रैग्मेटिज्म पढ़ना है, ठीक, प्रैग्मेटिज्म के साथ फिर आपको नेचुरलिज्म पढ़ना है। इधर लिख देते हैं, नीचे दिख रहा है ना, बताइए। हेलो, हाँ सर, जी दिख रहा है। नेचुरलिज्म, आपको नेचुरलिज्म के साथ साथ मार्क्सिज्म पढ़ना है और एक्जिस्टेंशलिज्म पढ़ना है, ठीक। तो इतनी आपको टोटल 6 फिलॉसफी, 6 के साथ ह्यूमनिस्टिक भी पढ़नी है आपकी, ठीक, ह्यूमनिस्टिक भी आपको पढ़नी है। मतलब कुल मिला के टोटल 7 फिलॉसफी आपको पढ़नी है। 7 फिलॉसफी में, जबकि आपको फर्स्ट यूनिट जब हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट में, एजुकेशन में, तो आपको आदर्शवाद भी पढ़ाएंगे, यथार्थवाद भी पढ़ाना है, प्रयोजनवाद भी पढ़ाना है, प्रकृतिवाद भी पढ़ाना है हमको, और मार्क्सवाद भी पढ़ाना है, और अस्तित्ववाद भी पढ़ाना है। साथ में ह्यूमन, मानवतावादी जो फिलॉसफी होती है हमको वो भी पढ़ना है और पढ़ाना है यहाँ पर। तो क्लियर इतने पॉइंट कि सबके सब चीजें आपको यूनिट 7 यहाँ से मिल गया, यूनिट 3 यहाँ से आपका कवर होगा, और ये यूनिट फर्स्ट से कवर हो जाएगा इतनी चीजें। क्लियर इतने पॉइंट कि हम लोगों को कहाँ से क्या क्या चीजें मिलने वाली है, बताइए। क्या सर कह रहे हैं?
हम कह रहे हैं कि ये यूनिट फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट जब Yes, sir. पढ़ेंगे एजुकेशन वाला तो यूनिट फर्स्ट में या ये चीजें मिल जाएंगी। यूनिट थर्ड जब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का तब ये मिल जाएगा हम लोग को। यूनिट 7 जब हम पढ़ेंगे तब ये मिल जाएगा हम लोग को। मतलब कि फर्स्ट यूनिट पेपर फर्स्ट में अगर फर्स्ट यूनिट हम लेकर चलते हैं तो काफी चीजें हमारी सब्जेक्ट से ही कंप्लीट हो रही हैं, सब्जेक्ट से ही कंप्लीट हो रही है। तो बची क्या चीज इसमें पढ़ने के लिए ये बता दें तो आपको कंसेप्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, ठीक है, ये 2 चीजें पढ़नी। फिर इसके साथ आपको और क्या पढ़ना है मैं बता दूं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग हम आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर में पढ़ाएंगे। मतलब कुल मिला के आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका जब हम फर्स्ट पेपर जब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें इतनी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। जो चीजें नहीं पढ़ने को मिलेगी, कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाएंगे, फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ाएंगे कि इसमें कौन कौन से हैं। इसमें स्वयं प्रभा है, मॉक्स है आपके, ठीक है, टीचर सेंटर्ड क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लासेस में। क्लियर इतने पॉइंट कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या क्या चीजें मिल रही हैं पढ़ने को, बताइए। ठीक, फिर इसके बाद इसमें और आता है, इसमें इसके बाद आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आता है। क्या आता है? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में देखिए हम लोग क्या मिलता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हम लोग देखेंगे इसमें ट्रेडिशनल मेथड क्या थे, मॉडर्न मेथड क्या है और आईसीटी। मतलब कुल मिला के हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रेडिशनल पढ़ना है, ठीक है, फिर मॉडर्न पढ़ना है, मॉडर्न में पढ़ना है, फिर आईसीटी पढ़ना है। मतलब कि टीचिंग के जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो सहायक सामग्रियां या सहायक प्रणाली होती है, उनको हम परंपरागत रूप से जो चली आ रही है उसको पढ़ेंगे, आधुनिकता में जो इस समय चल रही वो, और इस समय आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कैसे सपोर्ट सिस्टम को यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब याद रखिएगा इतनी चीजें पढ़ ली। अब यहीं पर एक चीज और आता है आपको पढ़ना, इवैल्यूएशन। ठीक, पढ़ना है हम लोगों को क्या, इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ना है। कुल मिला के इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ना है। ठीक, इवैल्यूएशन सिस्टम। अब आप बताइए आपके माइंड में, अगर मैंने आपने सही से वीडियो देखा होगा या समझी होगी या क्लास करी होगी तो आपको याद होगा असेसमेंट और इवैल्यूएशन मैंने पढ़ा रखा है ना, बताया था किस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 7 में ही इवैल्यूएशन सिस्टम पूरा का पूरा हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अब इसमें हम लोगों को अलग से क्या पढ़ना है, यहाँ पे सीबीसीएस पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा? सीबीसीएस। क्या होता सीबीसीएस? क्या होता है आपका? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है आपका। ठीक, ये पढ़ने को मिलेगा। फिर सीबीटी पढ़ने को मिलेगा हम लोग को। क्या पढ़े? सीबीटी। अगर आप यूनिट 8 उठाकर देख लें तो यूनिट 8 में क्या है, आपका पूरी टेक्नोलॉजी तो है। अगर आप यूनिट 8 भी हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होने की संभावना ही नहीं है। मतलब पूरी की पूरी संभावना यहाँ पर खत्म हो जाती है आपको जब आप सब्जेक्ट को और ये दोनों मेरे साथ जुड़कर पढ़ते हैं। तो क्लियर, ये पूरे के पूरे पॉइंट आपको बताएं? जी सर। सर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है? हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है आपका। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है यहाँ पर। तो ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना है और अपने सब्जेक्ट, ये आप देख सकते हैं कि आपको यूनिट फर्स्ट जो है सब्जेक्ट से कितना कोरिलेट करता है हम लोगों का। समझ में आ गया? पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट आपको बताएं? जी सर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं ना, इसमें देखते हैं अब हम लोग चलते हैं यूनिट सेकंड में, कि यूनिट सेकंड में देखते हैं हम लोग क्या है आपका। यूनिट सेकंड तो और अच्छा है। सर आप सारी यूनिट बता देंगे क्या? क्या
ये फर्स्ट पेपर है, उससे रिलेट कर रहा है सब्जेक्ट से फर्स्ट ना। पेपर नहीं को सर, हम कह रहे हैं सब्जेक्ट क्या से रिलेट करके बता रहे हैं आपको कि हम लोगों को क्या क्या इन फ्यूचर पढ़ना है। जब हम लोगों की क्लासेस नहीं सर, स्टार्ट हम होंगी ये नहीं कह रहे हैं, फर्स्ट हम कह रहे हैं पेपर कि की आप सारी सारी यूनिट को, फर्स्ट पेपर की सारी यूनिट को रिलेट करेंगे क्या? हाँ, पूरा पूरा कोरिलेट, मतलब पूरी यूनिट को डिस्कस करें। जैसे फर्स्ट अपने सब्जेक्ट को डिस्कस किया हम लोगों ने, वैसे इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, ताकि हम लोगों को ये भटकना ना पड़े कि अरे ये नई चीज हमको मिल गई, ये चीज हमने नहीं पढ़ी। तो ऐसी संभावनाएं मन में खत्म हो जाए। भाई किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है और कहां कहां चलना है, जब ये कंडीशन नहीं पता होगी तो हम अपने पास अस्त्र शस्त्र, खाने पीने के सामान, जैसे मान लो आप कहीं ट्रेवल में जा रहे हो, अब आपको दूरी का अंदाजा ना हो, कैसे रास्ता है ये ना पता हो, तो समस्याएं होंगी ना होंगी, बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो तैयारी हमें भविष्य में करनी है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, कि माइंड में ये चीजें बैठ रही कि हम लोग को कितना पढ़ना है और कहां कहां तक पढ़ना है। अब जैसे मान लो हमने सब्जेक्ट पढ़ा तो दिया, तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, वो कहेंगे सर अभी आपने फर्स्ट पेपर में ये चीजें नहीं पढ़ाई। तो जब जब वो ये कहेंगे कि सर फर्स्ट पेपर में नहीं पढ़ाई, तो उनको ये पता ही नहीं है कि हमने सब्जेक्ट में तो ऑलरेडी वो चीजें पढ़ा रखी है कि नहीं, कि सब्जेक्ट में हमने ऑलरेडी वो चीज पहले ही पढ़ा रखी है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ सर, आ रही है। तो यहाँ पर तो अब जी आपके सर, आ माइंड में रही है। समझ में आ रहा है ना कि सब्जेक्ट वो आपको सिलेबस क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग क्यों बनाई जा रही है, बताएं दीपाली जी, बताइए। आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? सर फार्मिंग में आसानी होगी, और फिर जब उद्देश्य क्लियर रहता है तो काम आसान होता है, स्ट्रेटजी भी ठीक ठाक है। बिल्कुल, हम लोगों को इतनी चीजें पता रहेंगे ना, तो हम लोग समय को पकड़ के समय के साथ हम लोग चलेंगे। कहते नहीं, अब ठान लिया तो ठान लिया, रास्ते अगर कठिन हो चाहे सरल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए चलते रहना है। अब चलने के लिए सामग्री अगर नहीं लेंगे तो हम लोग बीच रास्ते में ही ध्वस्त हो जाएंगे या रुकावटें पैदा होंगी। तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर मैप बना रहे हैं अपने माइंड में। अब मैपिंग की बात अगर हम करेंगे साइकोलॉजी में, तो माइंड मैपिंग की बात कौन से मनोवैज्ञानिक करते हैं, आप लोग बताओ। बताइए, मैंने पूछा कुछ, बताइए आप लोग। फिर से पूछिए सर एक बार। हाँ, माइंड मैपिंग की बात कौन करता है? रूलर। क्या? सही से सोचिए, पेपर में आया भी है। मानसिक माप। अरे टॉलमैन नहीं पढ़ा, चूहा इधर उधर जाता है, उसमें पढ़ा नहीं है कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो तो आप रास्ते में ऊपर देखते जाते हैं कौन कौन सा बोर्ड लगा, कौन सी होर्डिंग लगी है, क्योंकि उसी रास्ते से दोबारा आना है। मतलब अपने माइंड में कुछ ना कुछ चीजें वो चित्र बना लेते हैं। हाँ, टॉलमैन। हेलो मनोज सर, नमस्कार। नमस्कार प्रदीप सर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट नक्शा की बात वही करता है ना। हाँ बिल्कुल, टॉलमैन को हम लोग पढ़ते हैं, टॉलमैन हम लोग को पढ़ने को मिलता है। अब बात आती है यहाँ पर, हाँ, वो कॉग्निटिव मैप बनाते हुए चलते। हाँ, अब आती है हम लोग के सामने रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब कि शोध अभिवृत्ति क्या होती है। शोध अभिवृत्ति में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसकी मीनिंग्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, मीनिंग्स पढ़ेंगे, मीनिंग के साथ इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप के साथ इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद इसमें पॉजिटिविज्म क्या होता है आपकी, पॉजिटिविज्म क्या होती है आपकी। पॉजिटिविज्म के साथ साथ हम लोग इसमें अप्रोच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अप्रोचेस। अब ये सोचिए कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, हम लोग जो यूनिट 6 पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनिट 6 पढ़ते हैं। तो यूनिट 6 में पूरा का पूरा रिसर्च आ जाता है आपका। कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जो आपके फर्स्ट पेपर, बल्कि हम लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत ढेर सारा पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही कम मात्रा में हम लोगों को पढ़नी है।
क्लियर। तो जो अब यहाँ पर अब देखिए यूनिट 2 हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट पेपर में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में हम ऑलरेडी इतना पढ़ा देंगे कि आपका फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्लियर है ना यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे तो टाइप्स हम ढेर सारे टाइप्स पढ़ते हैं आपके। सबसे पहले अगर कभी भी रिसर्च के टाइप पूछे जाते हैं तो रिसर्च के टाइप में सबसे पहले 2 ही टाइप हम लोग को पता होते हैं। अगर इन केस अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि रिसर्च के टाइप कितने होते हैं तो आप क्या बताओगे? बताओ। डायरेक्शन, fundamental applied action research. और कोई बताए मुझे Fundamental इसका होता है, सटीक आंसर। direction एक होता है। एक एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है ये आज हम आपको बताने वाले हैं कि रिसर्च के जब टाइप्स पूछेगा तो क्या सुनना चाहता है। बताइए कितने प्रकार कितने टाइप होंगे इसके, किसी को पता है? सर फंडामेंटल एक्शन, फंडामेंटल अप्लाइड उसी के अंदर सारे सबको पढ़ते हैं। अब इन सबको एक साथ रखने के जो कार्यक्रम चलेगा वो कैसे करते हैं। अब माइंड को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम लोग क्या करेंगे? क्वालिटेटिव करेंगे, Qualitative and क्वांटिटेटिव करेंगे और क्वांटिटेटिव करेंगे और मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे। अब वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में इसके टाइप्स कितने हम लोग को पढ़ने हैं? क्वालिटेटिव पढ़ना है, क्वांटिटेटिव पढ़ना है और मिक्स्ड रिसर्च पढ़ने हैं। कुल मिला के इतने टाइप, इन तीनों के अंतर्गत ही सबके सब टाइप्स आ जाने हैं। तो एग्जामिनर सुनना ये नहीं चाहता कि एक्शन बताया आपने, डिस्क्रिप्टिव बताया, हिस्टोरिकल बताया, वो कुछ नहीं। वो सुनना चाहता है कि आपका कंसेप्ट लेवल कितना हाई हो चुका है। ठीक है। ये तो जो नए बच्चे आते हैं जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो बताते हैं कि ये आपका वो एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है। लेकिन जो पक जाता है ना, जो इसको अच्छे से समझ लेता है, तो वो बताता है कि नहीं वो सब टाइप्स तो है ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल होता है ये इनके पार्ट्स में ही आते हैं, क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में और मिक्स्ड मेथड में, मिक्स रिसर्च में, इन तीनों के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन केस अगर आपका इंटरव्यू लगता है तो आप इंटरव्यू में लिखेंगे, या इन केस जो आपके फ्यूचर में डॉक्टरेट की उपाधि पा रहे हो तो वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से अपनी किताब में अपना परिचय देते हुए इसको बता सकते हैं ना कि ये ट्रेडिशनल मोड में अब आ जाए हम लोगों का। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? है ना एकदम तर्क, मतलब कि लॉजिक लगा सकते कि नहीं। ये आपको बहुत सी किताब, इसको आपको अगर हम कहें कि इसको हिंदी मीडियम की किताबों में मिलेगा तो नहीं मिलता है जल्दी। आप इसको जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको इसके टाइप सबसे पहले जब कभी पढ़ते हैं ना तो यही दोनों ही टाइप हम लोग को मिलते हैं पढ़ने को। क्लियर इतने पॉइंट? ठीक। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ने मेथड्स ऑफ रिसर्च, मतलब कि यहाँ पे मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ने पड़ेंगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक। मेथड्स ऑफ रिसर्च हम लोग पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च में हम लोग को कौन कौन से पढ़ना है? एक्सपेरिमेंटल पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, हिस्टोरिकल पढ़ना है, और उसके साथ साथ कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड क्या होते हैं इनको भी पढ़ना रहेगा हम लोगों को। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप, ठीक है, आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च हम लोग पढ़ेंगे कि रिसर्च के स्टेप कितने होते हैं। हम लोगों ने पढ़कर PhD CAG, ठीक है। अब ये बताइए ये कौन सी किताब में हम लोग को पढ़ने को मिलता है? कोई बता सकता है? किसी को किताब का नाम नहीं पता है। किताब का नाम? आर्य शर्मा। हाँ बिल्कुल, आर्य शर्मा। जब आर्य शर्मा सर की किताब आप उठाएंगे तब वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलता है। ठीक। और मैं आपको बता दूं हिंदी में मेथोडोलॉजी के लिए सबसे जबरदस्त किताब आपकी आर्य शर्मा की होती है। ठीक। सबसे बेहतरीन एनसीईआरटी जो अजमेर है, एनसीईआरटी की जितनी चीजें हिंदी की अगर बुक कहा जाए तो मैं कई लोगों से जुड़ा हूँ, वो लोग बताते हैं सभी इन्हीं की बुक पढ़ी जाती है, आर्य शर्मा की पूरी बुक।
बिल्कुल, अजमेर आर एस में। शर्मा सर की किताब इसलिए पढ़ी जाती है, इनकी भाषा थोड़ी सी सरल है, या तो इनसे सरल भाषा अगर आपको पकड़नी हो तो आप एसपी गुप्ता सर की किताब पकड़िए, तो उनमें आपको और बेसिक चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये दो लोग ऐसे हैं जो कोई नन्हा शिशु होता है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर वो पढ़ना शुरू करे तो उसको डर नहीं लगेगा। अगर डर लगने वाली बात हो तो आप उसको केपी पांडे सर की किताब पकड़ा दीजिए, पतली सी है, मतलब गागर में सागर भरने का काम उन्होंने किया, लेकिन जो नया बच्चा आएगा वो डर कर कहेगा अरे बहुत कठिन सब्जेक्ट है, छोड़ के चले आइए। लेकिन नहीं, वहीं आप एसपी गुप्ता सर की, आर एस शर्मा सर की किताब उठाइए, रमन बिहारी लाल सर की किताब पकड़ाइए उनको, तो उनको पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक है, तो ये शुरुआती दौर के हम लोगों के चरण है। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे। फिर इसमें हम लोगों का आता है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। क्या आता है आपका? थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, थीसिस एंड आर्टिकल आता है आपको यहाँ पर। अब ये सब चीजें हम लोगों को क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि हम लोग जब नेट जेआरएफ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इनरोल होना पड़ेगा वहां पर शोध करने के लिए। जब शोध करने के लिए हम कहीं ना कहीं जाते हैं तो हम लोग को थीसिस लिखनी पड़ती है। आर्टिकल्स होते कि आपने मान लीजिए करा है कुछ, अब आर्टिकल का मतलब होता है कि स्व के द्वारा, स्वयं के द्वारा आपने कुछ विचार, आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतना से रिलेटेड बात कर रहे थे कि हम लोग को थीसिस और आर्टिकल यहाँ पर क्यों पढ़ना है। अब हम लोग को वहां पर जो है रिसर्च प्रपोजल, हम लोग अपने सब्जेक्ट में रिसर्च प्रपोजल भी पढ़ेंगे, वहां पे थीसिस भी पढ़ेंगे, वहां आर्टिकल भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपको थीसिस और आर्टिकल्स ही आता है। इसके फॉर्मेट पूछे जाते हैं और इसके स्टाइल पूछा जाता है कि यहाँ पर रेफरेंस जो दिया जाता है, तो रेफरेंस देने का क्या औचित्य होता है, क्यों दिया जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएगी कि पूरी जब थीसिस बनती है तो उसमें लास्ट में क्या चीजें जोड़ते हैं और शुरुआत में क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये सब पूरी चीजें जानकारी यहाँ पर मिलेगी। फिर इसके साथ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है एप्लीकेशन। ठीक, एप्लीकेशन पढ़ने को मिलेगा। एप्लीकेशन किसके अकॉर्डिंग? आईसीटी के अकॉर्डिंग, कि आईसीटी के द्वारा, मतलब कि शोध में आईसीटी का जो अनुप्रयोग है या जो उपयोग है हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट मैं बता दूं, यहां से क्वेश्चन 100% आता है, इंपॉर्टेंट है इसको, जिसको बोलते हैं रिसर्च एथिक्स। क्या बोलते हैं? रिसर्च एथिक्स। हाँ, रिसर्च एथिक्स होता है आपका। तो रिसर्च एथिक्स में क्या करना रहता है कि यहाँ पर शोध की नैतिकता होती है, कि आपने वो देखा होगा कट पेस्ट कॉपी जो करा जाता है वो कितने % तक हम लोग कर सकते हैं, क्या उसकी मान्यता है कि नहीं है। तो ऐसी चीजों को बताने का रिसर्च एथिक्स का काम करता है कि नैतिकता क्या है, हमारे अंदर का स्वाद क्या कहता है कि हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन सब कंडीशंस को लेकर वो हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। क्लियर, इतनी चीजें। तो यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड इतनी ही चीजें आपके सामने थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक, 10% तक रिसर्च में वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना सर? अभी 10% ही अलाउ किया है। हाँ, 10% होता है। 10%। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोले कि 10% तक ही यहाँ पर अलाउ होता है कि आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहती है सब लोगों की जो मतलब अच्छी जगह से या जो कुछ नया करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, वो लोग जरूर करते हैं कि रिसर्च एथिक को बहुत ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कि कभी उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी एक नई पहचान हो। जैसे मान लो किसी के मन में है, जैसे मान लो आपके ही मन में है कि मुझे इन फ्यूचर आपको कुलपति बनना है, तो जब आपको कुलपति बनना तो आप तो रिसर्च जब आप करोगे तो रिसर्च भी आपकी फिर अच्छे खासी होनी चाहिए ना, तभी तो आप कुलपति के लिए आवेदन कर पाएंगे जी सर ना। तो कुछ इसलिए नया हटके होना चाहिए जो यूजेबल हो समाज के लिए। बल्कि जिस समय आप रिसर्च करोगे उस समय नहीं, आपके 10 साल बाद आपकी वो चीजें देखी जाएंगी कि आपने जब कभी आपका कहीं पोस्ट बढ़ना होगा या कहीं कुछ करना होगा तो तब वहां पर आपके टॉपिक्स को देखा जाता है कि आपने किस क्षेत्र में किया है, आपका स्पेशलाइजेशन किस में रहा है। इन सब चीजों पर अभी नहीं, जिस समय हम लोग करते हैं उस समय उसका ज्यादा नहीं, जिस आपकी पोस्टिंग जिस समय बढ़ने लगती है ना, पोस्ट बढ़ने लगती है, उस समय इसकी इंपॉर्टेंस ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ये चीजें ध्यान देनी रहती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो रिसर्च हम लोग को यूनिट 6 में पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, हम लोग को फर्स्ट पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्लियर है सभी को पॉइंट ये सभी? जी सर। क्लियर? चलिए तो इसको साफ करें। चलिए अब इसको साफ करने के साथ साथ अब हम लोग देखते हैं यूनिट 3, यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 देखते हैं, यूनिट 3 में क्या है। यूनिट 3 में मुख्य रूप से कॉम्प्रिहेंशन है आपका, ठीक है। यूनिट 3 में आपका कॉम्प्रिहेंशन है आपका, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन है आपका, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध, ठीक है। आपको वहां पर पैराग्राफ दिए जाएंगे, पैराग्राफ को वहां पर सॉल्व करना, मतलब वहां पर आपको पोएम नहीं दी जाएगी ना पोइट्री दी जाएगी, आपको केवल गद्यांश दिया जाएगा, पैसेज अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, उन पैसेजेस को आपको करना रहता है। अगर आप गौर से ध्यान से पैसेजेस को पढ़े, या तो आपका आईसीटी से आता है सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा आईसीटी से आता है, या फिर मैनेजमेंट से आता है, या फिर इन्वायरमेंट से आता है। अब उसके क्वेश्चंस के आंसर को कैसे पुटअप करना है, तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी कहानी समझेंगे कि कैसे करना है, उसके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। तो ये मुख्य रूप से इसमें कुछ पढ़ाने को नहीं है, इसमें सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा है। हाँ, इसमें कुछ की पॉइंट्स बता देंगे जिससे आपको आंसर पकड़ने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन सेल्फ से ही सबसे ज्यादा पकड़ना है कि कैसे। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है पूरा पैसेज, इसको सॉल्व करने के लिए 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए 8 मिनट लगते हैं, बता रहा हूं पहले 8 से 7 मिनट तो लगते हैं कुल मिला के। इससे कम अगर कोई समय लेता है तो उसके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्लियर है? तो ये टाइम कैसे बचाना है, ये सब की सब पूरी की पूरी कहानी बताई जाएगी आपको क्लासेस में। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को? हाँ जी सर, इस बार टीचिंग से आया था, जो परमानेंट पहले जमाने जो टीचिंग होती थी उससे संबंधित आया था फर्स्ट शिफ्ट में कंकरेंसी, कि मतलब पहले जमाने में जो टीचिंग होती थी वो कैसी थी, वो 4-5 पैराग्राफ में लिख दिया था लाइन में। हाँ, उसका क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ, उसके क्वेश्चन दिए गए थे। तो हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में यही आया था जी सर। बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर ये क्लास करने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जो सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है बहुत ज्यादा हद तक यूनिट फर्स्ट को कवर करता है। तो यहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट जब हम पढ़ाएंगे, दोनों की यूनिट फर्स्ट सेम ही सेम है। आपको सब्जेक्ट में आपको पूरा का पूरा फिलोसफी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी पूरी पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें पढ़ाए जाएंगे। और आप जब यूनिट फर्स्ट पेपर की उठाकर देखेंगे तो उसमें आपका टीचिंग है, तो टीचिंग कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, मेथड उसमें हम पढ़ाएंगे अलग से, बाकी और जो चीजें दोनों को कॉमन करके हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक सभी का कंसेप्ट क्लियर है? बताएं सभी लोग। जी सर। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जब कल नेक्स्ट होगी क्लास तो कल की डेट में आपका 3 यूनिट और हम डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट परसों जो है पूरा खत्म हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को समझने के लिए, क्योंकि वो भी पूरा एनटीए यूजीसी नेट का जितना सिलेबस है पूरा का पूरा उससे मैच करता है। जो चीज अलग होगा वो पॉइंट आउट कर लेंगे, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडमिशन लिए हैं वो लोग अपने पास लिख लेंगे और मुझे बाद में बता देंगे सर ये असिस्टेंट प्रोफेसर में ये भी था, इसको भी आप पढ़ा दिए। तो नेट के साथ ही हम उसको पढ़ा देंगे, अलग से उसका नहीं होगा कोई इशू। क्लियर सभी को? चलिए अब अभी इससे पहले वार्म अप जब हम लोग कर रहे थे तो सभी लोगों ने बता दिया था, केवल सविता जी ने नहीं बताया था। तो उनके लिए क्वेश्चन रहेगा आईसीएफ मॉडल जो है किस सन में आया था और इसका यूज क्या था। बताएं सभी लोग, ध्यान रखेंगे, अपने अपने कॉपी में पे लिख भी लेंगे, जब नंबर आए बताएं। बोलिए सर, ये आईसीएफ जो मॉडल है वो हमारे क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, कि हम बच्चों को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। जी, किस सन में आया था? और कब ये मॉडल, सर ये तो नहीं अभी ध्यान में है। कौन बताएगा, किसी को पता है?
सर 2001 में 2001 में आया था, 1918 बना था। 2001। हाँ 2001 में आया था, ठीक है 2001 में आया था। तो ऐसे हाँ ये चीजें अब इसमें कुल मिला के इसको कहा क्या गया था, कौन सा टूल कहा गया, इसको टूल के नाम से जाना जाता है ना, तो इसमें टूल कौन से जोड़े गए हाँ, थे? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग स्टैटिकल टूल्स के हाँ, नाम से जाना जाता है और इसका पूरा इंडिकेटर था जो बच्चों की डिसेबिलिटी चेक करता है कि कितने बच्चे में हाँ। कितनी उससे हम लोग मापन करते हैं और वो एक प्राथमिकता दे देता है, उसको प्रमाणित कर देता है जो सारे जगह यूजेबल, सब एक बिल्कुल। समान रखता है। अब ये ऐसा नहीं कि स्टैटिकल हमारे टूल भारत जो में यूज होता है, उसको प्राथमिकता मिलेगा, बाहर गाँव में नहीं मिलेगा। बिल्कुल नॉर्म्स तैयार कर देता है। नॉर्म्स होता है। कुल मिला के ये कहा जा हाँ, सकता है कि आईसीएफ जो मॉडल होता है वह एक स्टैटिकल टूल होता है और इस स्टैटिकल टूल के द्वारा हम लोग क्वालिफायर देखते हैं कि कौन क्वालिफाई कर रहा है। हाँ, कितना प्रतिशत तक ये क्वालिफायर डिसेबल है बच्चा। कौन क्वालिफाई, मतलब कि जो कैटेगरी बनाई गई है, जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया को कौन कंप्लीट कर पाता है, तभी उसको हम कुछ ना कुछ देते हैं कि वो आपने उनकी मान्यता देते हैं। कुल मिला के अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कितने पॉइंट माने जाते हैं, तो बताइए कितने पॉइंट इसमें बताए गए हैं? पॉइंट पूछता है, पॉइंट नहीं लेके 5 पॉइंट। हाँ याद रखना है 5 पॉइंट। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही वन लाइनर बनेंगे कि आईसीएफ मॉडल में कितने पॉइंट्स बताए गए हैं, कितने बिंदुओं की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बिंदुओं की बात करी गई है? 5 बिंदुओं की। तो इतनी चीजें हम लोगों के माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ना। अब आप लोगों ने सिलेबस पूरी तरीके से देख लिया है, अपने सिलेबस को डेली एक रूटीन में पढ़ते रहिएगा, उसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। जैसे डेली देखना गायत्री मंत्र होता है, बिल्कुल वैसे इसको देख लेना है कि जैसे ही फट से वो चीज बोले तो तुरंत हमारे मुंह से निकलती है अरे हाँ ये तो वो है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाएगी तो आप सब्जेक्ट पढ़ने में और आपको आनंद आने वाला है। और हम लोगों के समूह में भी ये बताया जा चुका है कि विज्ञापन 50 के बाद अब विज्ञापन 51 की भी तैयारी हो गई है ना, एडवर्टाइजमेंट 51 की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देने ही वाली है। तो जो लोग तैयारी, मान लीजिए पेपर जिनका खराब हुआ, जो नहीं हो पाया, तो वो लोग ऐसा निराश नहीं होना है, वो लोग 51 की भी तैयारी के लिए जुट जाएंगे। केवल 51 की नहीं, इन केस जितना भी कि भारत में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर का आता है, हम यहाँ पर दोनों भाषाओं में आपको दे रहे हैं, दोनों भाषाओं में बता रहे हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप हर जगह का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दूं कि यहाँ पर इसकी तैयारी के लिए या आपको नेट की तैयारी के लिए या पीजीटी की तैयारी के लिए सभी के क्वेश्चन पेपर जो प्रोवाइड होंगे वह उस क्वेश्चन पेपर के जो लेवल है बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर पूरे भारत में कहीं जहां जहां पेपर हुए सबको चुन कर यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। आपको ये सब पूरी की पूरी प्रक्रियाएं होंगी, डेली रूटीन में आपसे वार्म अप क्लासेस होंगी, वार्म अप चीजें पूछी जाएंगी, तो आपका माइंड में सर्कुलेट होगा उस समय, खाली दिमाग ना इधर भागे ना उधर भागेगा, आपका ध्यान रहे क्लास में कभी भी सर पूछ सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोगों को ये क्लासेस इंपॉर्टेंट भी रोल करेंगी हम लोगों के अगले 6 महीने के लिए। क्लियर? बिल्कुल। चलिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। हम लोग को क्लास आप लेते हो उसके लिए थैंक यू, बड़ा वाला। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी को। सच में आपकी क्लास सर आप लेने के बाद इतना मोटिवेशन होता है, इतना मोटिवेट हो जाते हैं, फिर लगता है कि अभी सर मैं बस बैठ पूरी रात में पढ़ डाले। हाँ बोलना चाहते मैं तो ऑन द वे हूँ सर, रास्ते में सर, मैं रास्ते में हूँ ऑन द वे, फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है अभी? प्रतापगढ़ गाँव जा रहे हैं सर। अच्छा प्रतापगढ़ में गाँव है? अच्छा हाँ हाँ सर। ठीक है सर, ओके सर। हाँ वो गाड़ी में है ना इसीलिए। ठीक है चलिए।